अमेरिकी सामानों पर बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सामान हैं जो भारत में इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी वगैरह। कौन सी ऐसी कंडीशंस हम लगाते हैं जिसके चलते अमेरिकी सामान भारत में बिकता ही नहीं है, बिक ही नहीं सकता। फ़ायदा ये होगा कि कॉम्पिटिटिव बनेगी कुछ समय में, तो शुरू में कुछ मुश्किलें, नुकसान, बट लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा। देखिए 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका इंडिया की, उसमें मैंने एक अच्छा खासा थोड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था बैकग्राउंड में। हमने लॉबिंग करी थी अमेरिका में कि ये डील भारत के लिए अच्छी है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। या फ्रेंच कंपनी भी, इनकी अरेवा, ईडीएफ घबराए, या जापानी भी, जापानीज तोशिबा भी इंडिया आने का सोच रहे हैं पर वो भी नहीं आ पा रहे। यस, पिछली सरकार पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ तवज्जो नहीं देती थी, बाइडन सरकार, बट ट्रंप दे रहे हैं। और हमारा टोटल ट्रेड 250 है अमेरिका से। तो जब हमारा टोटल ट्रेड 250 से 500 जाएगा 2030 तक, तो ये जो आईटी ट्रेड है ये भी 60 से डबल होके 120 आ जाएगा। देखिए नफ़ा नुकसान बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कह रहे हैं। ये बड़ी गलत फहमी है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें नुकसान हो रहा होता है। 9 जुलाई को अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ डील यानी कि ट्रेड डील होनी है और इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपनी बात समझाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ हो सकता है, उन संभावनाओं को लेकर के हम बात करते हैं अमेरिकी मामलों के एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव जी, जिन्होंने बुक्स भी लिखी है। ट्रंप पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये दिखाएं, और इससे पहले भी कई बुक्स लिख चुके हैं। और अमेरिका को लेकर के कोई भी बात होती है तो उसमें सबसे अच्छी जानकारी यदि कोई दे पाता है तो आप ही दे पाते हैं। सर, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। आपसे सर समझना चाहेंगे कि ये जो डील होने जा रही है, इसमें आपको अब तक के जो दोनों देशों का रुख लगता है उससे क्या समझ में आ रहा है, किस तरह की डील हो सकती है? थैंक यू। देखिए दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई तो डील होगी। लॉन्ग टर्म टारगेट ये है दोनों देशों का 2030 तक कि हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है $500 बिलियन का हो जाए। फिलहाल हमारा ट्रेड है करीब 250 बिलियन का। पिछली सरकार बाइडन की, उससे पहले ट्रंप की भी जो थी, उससे पहले ओबामा की भी, सब ये लेकर के चल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है 500 बिलियन होना है दोनों देशों का। उसमें सहमति है, बट वो रास्ता कैसे होगा? अब ट्रंप जो आ गए हैं ये कहते हैं कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सामान हैं जो भारत में इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी वगैरह। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, उस पर अमेरिका बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो इस सारा विवाद वो है हर देश के साथ, भारत के भी। तो इस डील में फ़िलहाल अभी जो देखा जा रहा है, जो 9 जुलाई को होनी है, हो जाएगी, या 10 को पता चलेगा, 9 को हमें क्या हो रही है, कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंप्लेंट अमेरिका का वो है। और कौन कौन से ऐसे आइटम है भारत के कि जिन पे अमेरिका भी अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा, ये देखना है हमें। इसके अलावा सबसे अहम बात मेरे विचार से, देखिए ड्यूटी परसेंटेज एक मुद्दा है, आधा मुद्दा है। दूसरा आधा मुद्दा है जिसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हम लगाते हैं जिसके चलते अमेरिकी सामान भारत में बिकता ही नहीं है, बिक ही नहीं सकता। ओके, अमेरिका ये कहता है कि आप अपनी मार्केट खोलो, फाइनेंशियल मार्केट्स खोलो, इंश्योरेंस को खोलो, फिनटेक को खोलो, डिजिटल मार्केट को और खोलो, जो आपकी रेगुलेशन है बड़ी टाइट है, एग्रीकल्चर मार्केट खोलो, आप डेयरी मार्केट अपनी आप खोलो हमारे माल के लिए। ये सारे हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो अमेरिका का प्रेशर ये भी है कि भारत अपनी मार्केट खोले हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, और पहला है कि टैरिफ कितने कम हो अमेरिका के लिए। सर, इसमें जिसका आपने जिक्र किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेकर के अमेरिका दबाव बना रहा है, भारत उस पर किसी भी सूरत में तैयार इसलिए भी नहीं हो रहा है कि हमारी 60% से ज़्यादा की आबादी उन्हीं सब प्रोडक्ट पर है। और अगर अमेरिकी बाजार खुल जाएगा तो मुसीबत होगी, मुश्किल होगी हमारे किसानों को लेकर। तो उसको लेकर के क्या भारत अपने रुख पर कायम रह पाएगा? देखिए आप बहुत ही फंडामेंटल, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है हम दोनों की अप्रोच में। मेरे विचार से अभी हम जो कह रहे हैं ना कि ये मिनी डील है, तो इस मिनी डील में फ़िलहाल के लिए शायद हम एग्रीकल्चर को बचा जाएंगे, ठीक है ना। हम दूसरे सेक्टर्स पे अमेरिका के साथ, बट डिपेंड करता है अमेरिका एग्री करता है कि नहीं हमसे, राइट। हम और मुद्दों पे और सेक्टर्स पे डिस्कस करके कुछ टैरिफ को रिड्यूस करेंगे या कुछ मार्केट एक्सेस हम खोल भी देंगे, राइट।
बट मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर के, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, इसको हम कहेंगे कि अभी 3 महीने जब फाइनल डील होगी तब डिस्कस करेंगे। अगर अमेरिका हमसे वो एग्री करता है तो वो एक रास्ता बनेगा इस चीज़ के लिए, अदरवाइज यस मुश्किल होगी। हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना है। देखिए एक चीज़ और है, एग्रीकल्चर आप अलग रखिए, बट हमारी जो बाकी सारी इंडस्ट्री है उसको भी तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव होना चाहिए ना। हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रोटेक्टेड भी है, तो ये एक तरह से भारत के पास मौका है। जैसे 91 में हमने लाइसेंस राज खत्म करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो ये मौका है इस समय ऑल्सो कि ये ट्रंप और टैरिफ विवाद मुद्दों में, इसी प्रेशर में कुछ में हमें करना पड़ेगा, असलियत है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हम एडजस्ट करेंगे, बट उसके चलते हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होगा कि कॉम्पिटिटिव बनेगी कुछ समय में। तो शुरू में कुछ मुश्किलें, नुकसान, बट लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को भी होगा। अभी सर आपने जैसे कहा कि एक मिनी डील के चांसेस ज़्यादा हैं और एक बड़ी डील यानी कि जो बिग डील होगी अमेरिका के साथ में, वो ये भी सुनने में आ रहा है कि 43 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट एक रखा गया है, जो 2-3 महीने बाद जैसा आप बता रहे हैं तब होगी। तो अभी जो डील होगी वो किन किन चीज़ों पर केंद्रित रह सकती है, और जिसको एक तरह से शुरुआत कह दें कि भारत और अमेरिका की भी शुरुआत हो जाए, जैसा आपने भी कहा। देखिए दो चीज़ें देखिए, एक तो ट्रंप ने ये डेडलाइन बना दी 90 दिन पहले, अनाउंस कर दिया कि भारत के ऊपर 26% है, फिर कहा चलो 90 दिन है, इन 90 दिनों में केवल 10% रहेगी, और 90 दिन बाद जो कि 9 जुलाई को आज खत्म हो रहे हैं, कि फिर हम देखते हैं क्या बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये भी देखिए ना, ट्रंप के आने से पहले भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे टू अमेरिका, एवरेज उनकी जो टैरिफ थी करीब 2.5 से 3% थी। ओके, ट्रंप ने कह दिया जी 26 होगी, फिर कह दिया चलो 90 दिन के लिए 10 करते हैं, तो हम खुश हो गए, चलो कम हो गई। पर अगर ये 10% भी रहती है इस डील के बाद, तब भी पिछली से तो चौगुना हो गई ना। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी चलेगी अमेरिका की कि जो भी हो वो टैरिफ बढ़ाएगा। वो सारे देशों पे बढ़ा रहे हैं, हम पे भी बढ़ा रहे हैं, राइट। हम जो मांग कर रहे हैं, हम अमेरिका से अपने अमेरिका के कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की बात कर रहे हैं। हम इमिग्रेशन को लेकर के, मोबिलिटी को लेकर के कि वो आसान हो, राइट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं हमारे भी जिन पे हमें इंटरेस्ट है और हम वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम ज़्यादा चाहते हैं कि हम वो चीज़ों पर अमेरिका में ड्यूटी कम हो जो कि भारत में लेबर इंटेंसिव सामान बनता है। जैसे मानिए हमारे मुरादाबाद या हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, राइट। तो अगर उन चीज़ों पे ड्यूटी कम होगी तो यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ रहेंगी, राइट। तो हमारा प्रयास ये है इंडिया का कि जो वो सेक्टर्स हैं हमारे जिनमें जॉब्स ज़्यादा होते हैं, लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्शन है हमारी, उन सेक्टर्स को लेके अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाए निस्बत की दूसरों के। अभी सर आपने जिक्र किया कि वहाँ पर तमाम तरह के जो वीज़ा को रियायत को लेकर के या इस तरह का कुछ भारत चाहेगा। वहाँ के हालात ये हैं, देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो पासपोर्ट जेब में डाल के ले जाते हैं कि पता नहीं कब उनको देश छोड़ना पड़े। और उनके माता पिता का जो संकट है वो ये है कि उन्होंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, भी बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य भी अधर में। इसको लेकर के भी कोई समझौता होने के चांसेस, कोई आपस में बातचीत? नहीं, ये एरिया एकदम अलग है। जो अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ सर्विसेज और मोबिलिटी की, उसमें है कि जैसे मानिए हमारे टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं, उन्हें वहाँ जाना होता है 1 साल के लिए काम करने के लिए। उनका वीज़ा कितने टाइम में मिलता है? कई बार महीनों महीनों लग जाते हैं, डिले हो रहे हैं ये वीज़ाज़, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वीज़ाज़, बिजनेस वीज़ाज़, राइट। उस तरह की चीज़ों को लेकर के कुछ एम्प्लॉयमेंट जो इंडियंस को इंडियन कंपनीज़ वहाँ भेज रही हैं काम करने के लिए, राइट, कितने टाइम में शुरू कर सकते हैं, उसकी वीज़ा फ़ी कितनी है, $3,000 या $5,000, उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये इंडस्ट्री और ट्रेड की बात है वन। बट यस, एजुकेशन में भी इंडस्ट्री आ जाती है, बट उसमें जो अमेरिका का चल रहा है उसमें हम कुछ चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जो अमेरिका के अंदर के माहौल हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली वो रहेंगे, और वो सबके लिए, केवल भारतीयों के लिए थोड़ी है। वहाँ पे किसी भी देश का कोई हो, इंग्लैंड का कोई हो, डेनमार्क का कोई हो, इंडोनेशिया का हो, भारतीय का, चाइनीज़, मैक्सिकन, पेरू का,
जितने फॉरेनर्स हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है अमेरिका में, उस व्यवहार से हम अनअफेक्टेड नहीं रह सकते। वो हमारे साथ भी होगा। ये अनफॉर्चुनेट असलियत है आज की। एक चीज़ अभी क्लियर हुई है भारत और अमेरिका के बीच में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे छोटे छोटे, भारत में लगाया गया और अमेरिका उसमें पूरी तरह से मदद करेगा, जैसा कि समझौता भी हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसको लेकर के क्या संभावनाएं हैं, किस तरह का भारत में चेंज आएगा इस डील से? देखिए 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका इंडिया की, उसमें मैंने एक अच्छा खासा थोड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था बैकग्राउंड में। हमने लॉबिंग करी थी अमेरिका में कि ये डील भारत के लिए अच्छी है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ऑफ कोर्स सरकारों ने करा था बाकी। वो डील हुई, परंतु वो डील आगे नहीं चल पाई क्योंकि भारत में एक लॉ पास हो गया, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, जिसमें यह था कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो उसका खामियाजा जो इक्विपमेंट सप्लाई करे हैं उन पे भी जाएगा। ये नहीं है कि जो न्यूक्लियर पावर कंपनी है वो नहीं केवल नुकसान भरेगी, पर जिन्होंने वो मशीनरी दी है, रिएक्टर्स, उनको भी वो लायबिलिटी हो जाएगी। उसके चलते अमेरिका की और दुनिया भर की कोई भी न्यूक्लियर कंपनी इंडिया नहीं आ रही है, बड़े रिएक्टर वाली, क्योंकि सबको ये डर है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि दुनिया में नॉर्मली ये नहीं होता है। दुनिया में होता है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी इंश्योरेंस और लायबिलिटी वो पावर प्लांट ही करता है। ये नहीं है कि पावर प्लांट कहता है कि जो रिएक्टर मुझे दिया गया था वो भी खामियाजा भरे। तो उसके चलते अनफॉर्चुनेटली वो सारी कोऑपरेशन भारत और अमेरिका के बीच में रुकी पड़ी है। अब एक रास्ता जो देखा जा रहा है, और ट्रंप भी न्यूक्लियर एनर्जी के फेवर में है, ये भी है एक और एलिमेंट कि कई एडमिनिस्ट्रेशंस न्यूक्लियर एनर्जी के इतने फेवर में नहीं थी, बट हैं ट्रंप। तो ये रास्ता देखा जा रहा है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए जाएं, जिनमें मतलब अगर इंश्योरेंस चाहिए तो इतनी बड़ी ना हो कि कंपनियां, अमेरिकन कंपनी घबराए, या फ्रेंच कंपनी भी इनकी अरेवा ईडीएफ घबराए, या जापानी भी, जापानीज तोशिबा भी इंडिया आने का सोच रहे हैं, पर वो भी नहीं आ पा रहे जॉइंट वेंचर में हमारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ। तो स्मॉल रिएक्टर्स जो अगर होंगे तो डेफिनेटली ये एक ग्रीन एनर्जी है, और हमारे को काफ़ी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी में मदद मिलेगी। एक चीज़ याद रखिए, आज की टाइम में जैसे फेसबुक है, अगले 5 साल में इसने प्लान किया है कि इसके जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, करीब 30 गीगावाट चाहिए उन्हें अमेरिका में, वो सारे के सारे वो इसी तरह के छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं। कि न्यूक्लियर प्लांट कैप्टिव, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, 5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग हैं, उस सब में सर्वर्स ही सर्वर्स पड़े हुए हैं, वो इतनी बिजली खाते हैं एआई के साथ, राइट। तो भारत में भी वो होंगे। तो ये जो छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उस तरह की टारगेटेड एप्लीकेशंस में बहुत यूजफुल रहेंगे। एक और अभी भारत सरकार 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदे करने जा रही है, उसमें बड़े रक्षा सौदे अमेरिका के साथ भी होंगे। उसमें जैसे अभी हेलीकॉप्टर्स जो अत्याधुनिक हैं, वो जो 2020 में डील हुई, उनकी अब सप्लाई शुरू हुई है। कुछ 15 जुलाई तक आ रहे हैं और कुछ नवंबर में भी आएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू हैं, तो क्या ये डील एक बड़ा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट अमेरिका के खाते में जाएगा? जी हाँ, अमेरिका से आ रहे तो अमेरिका के खाते में जाएगा, बड़ा अमाउंट है। और अमेरिका ये चाहता है कि उसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ें दुनिया भर में, और भारत में भी खासकर। और भारत तो इस समय आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 बड़ा इम्पोर्टर हो गया है डिफेंस आइटम्स का। और अमेरिका ये इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका भारत को रशिया से दूर खींचना चाहता है। और हम भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के दौरान और बाद में कि रशिया की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आउटडेटेड हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, और खुद रशिया इस समय जंग में फंसा हुआ है, तो रशिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होगी। इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक हमें भी दिखता है कि हमें अपनी डिफेंस परचेज शायद रशिया से थोड़ी हटानी पड़ेंगी। वो एक फैक्ट है। अब हम हटाएंगे तो किधर? अमेरिका एक दिखता है ऑल्टरनेटिव, इजराइल भी है, फ्रांस भी है, कुछ और देश भी हैं जो भारत को सप्लाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं। बट अमेरिका सबसे बड़ा दावेदार है, तो अमेरिका पुश करता है, और एक बड़ा उसको टिकट आइटम मिला है। लेकिन अभी जो हाल में देखने को मिला पिछले कुछ समय में, ऑपरेशन सिंदूर और ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर से अमेरिका का रुख पाकिस्तान के साथ कुछ जरा ज़्यादा ही लगाव वाला लग रहा है। पहले वहाँ के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बुलाना, उसके बाद वायुसेना प्रमुख को बुलाना,
और जो अब तक अमेरिका के इतिहास में पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, उनको लंच या डिनर देना, तो ये कैसे संकेत हैं? ऐसे में भारत अमेरिका के साथ किस विश्वास के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा सकता है डिफेंस के क्षेत्र में या और बाकी क्षेत्रों में? देखिए, अमेरिका अपने रिश्ते जो हैं उसके पाकिस्तान से उनको अलग देख रहा है, और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको अलग देख रहा है ट्रम्प इस समय, राइट। यस, पिछली सरकार पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ तवज्जो नहीं देती थी, बाइडन सरकार, बट ट्रम्प दे रहे हैं। इसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक तो पाकिस्तान हमेशा अपनी जोग्राफ़ी इस्तेमाल कर लेता है, अक्लमंदी से कहो तो। अफ़गानिस्तान के समय भी अमेरिकी और नेटो फोर्सेस को पाकिस्तान ने मदद करने के लिए बोला, कराची पोर्ट पे सामान लाओ, यहाँ से अफ़गानिस्तान ले जाओ, अपने सोल्जर्स ले जाने, अपनी इक्विपमेंट ले जानी, मुझे इतना वो दे दो। जोग्राफ़ी का फ़ायदा उठाया। अभी जो हो रहा है इस समय, ख़ासकर जो ईरान के मामले को लेकर भी पाकिस्तान अपनी जोग्राफ़ी का फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से है। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये समझा दिया, मैं कहूँगा, और अमेरिका को लगा हाँ भाई ठीक बात है, कि अगर आपको ईरान के अंदर कोई घुसपैठ करनी है, ये नहीं कि अमेरिकी सोल्जर्स जाएंगे, वो नहीं, पर अमेरिका के स्पाइज, स्पेशल एजेंट्स, मोसाड के स्पेशल एजेंट्स, पैसा भेजना है आपको ईरान के अंदर आपको छोटे रॉकेट्स भेजने हैं, ये वो भेजना है, ताकि ईरान के अंदर उथल पुथल हो। और ईरान का जो बलूचिस्तान है, ईरान में भी एक बलूचिस्तान है, राइट। इस तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर में यहाँ बलूचिस्तान, वहाँ ईरान में बलूचिस्तान, वहाँ पर ऑलरेडी इंडिपेंडेंस को लेके इंसर्जेंसी चल रही है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये दिखाया कि ये फ्रंट है आपके पास, अगर आप जब चाहोगे तो मैं इसमें नज़र मोड़ लूँगा, आप यहाँ से आपने जो अंदर भेजना है ईरान के अंदर, रेजीम चेंज, सत्ता पलट का जो है, अगर आपको जब करना होगा तो ये रास्ता मैं आपको दे दूँगा। तो एक तो पाकिस्तान ने वो अपनी वैल्यू दिखाई अमेरिका को। दूसरा, ट्रंप को ये भी लगता है कि पाकिस्तान शायद ज़रा ज़्यादा ही चाइना के पाले में चला जा रहा है, तो वो पाकिस्तान को थोड़ा चाइना से वो दूर करना चाहते हैं। तीसरी बात है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, ये लोग काफ़ी माहिर हैं अमेरिकी जनरल्स और अमेरिकी पॉलिटिशियंस को इम्प्रेस करने में। इनका तौर तरीका जो होता है, ये जिस तरह से उनकी लैविश सेवा करते हैं जब वो पाकिस्तान आते हैं, लाल कारपेट, सलूट वलूट, ये वो सबको, तो पाकिस्तान हिस्टोरिकली इसमें काफ़ी माहिर रहा है। तो ट्रंप के आते में पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से विचार किया कि अगर ये नया आ रहा है, और इन्होंने ट्रंप के कुछ एडवाइज़र्स के साथ अपना नेटवर्क बनाया, एक्सेस बनाया, ख़ास करके स्टीव विटकॉफ, जो कि ट्रंप का बिलियनर फ्रेंड है, और उसने इज़राइल गाज़ा में उसको नॉमिनेट किया हुआ एज द ऑनवॉय, ईरान में भी ऑनवॉय है वो स्टीव विटकॉफ। तो एक क्रिप्टो बिजनेस है ट्रंप की फैमिली का, जिसमें ट्रंप और उसका बेटा और स्टीव विटकॉफ का बेटा, ये तीनों पार्टनर हैं। तो स्टीव विटकॉफ का बेटा जैक पाकिस्तान गया था, इनफैक्ट जब पहलगाम हो रहा था उससे जस्ट पहले या उसी दौरान गया था। वहाँ पर एक MOU साइन करा एक पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल से, ज़्यादा पैसा नहीं, बट कुछ $20 मिलियन का ट्रंप की कंपनी को फ़ायदा हुआ उससे। पर बात है कि इन्होंने वो एक रास्ता बना लिया ट्रंप के इनसाइड एडवाइज़र्स तक। सर, बस आखिरी सवाल आपसे समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बात टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर ये कर रहे हैं। तो 10 साल का एक फ्रेमवर्क अमेरिका और भारत ने बना के तैयार किया हुआ है। अमेरिका के डिफेंस में मंत्री मिनिस्टर जो हैं वो, और अपने राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, इन लोगों के बीच में फ़ोन में बात भी हुई है। तो एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली, जो जैसा आपने जिक्र किया 3 महीने बाद होगी, तो उसमें क्या कुछ समझौते हो सकते हैं, किस लेवल के हो सकते हैं, कितने लंबे हो सकते हैं? जो आपने कहा एक टारगेट है कि 2030 तक हमें ये करना है, और आगे अगर 10 साल के फ्रेमवर्क है तो 10 साल यानी कि 35 तक, तो कुछ और भी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। तो ये माना जाए कि दोनों देश नज़दीक आएंगे। सबसे बड़ा आज की समय में देखा जाए तो भारत का पार्टनर साझेदारी, कारोबारी साझेदारी अमेरिका ही है। तो 10 साल का जो फ्रेमवर्क होगा वो किस तरह का होगा, क्या स्वरूप होगा, और उसमें ये जो ट्रंप का जो टैरिफ है वो कितना आड़े आ सकता है, या बैक होंगे ट्रंप चाइना की तरह? देखिए, बाय द वे, चाइना भी हमारा बहुत बड़ा कारोबारी पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। बट अमेरिका में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है, फ्री वर्ल्ड है, चाइना कम्युनिज्म है, ऑथोरिटेरियन है, और चाइना और भारत के रिश्ते कोई बहुत ही मधुर नहीं हैं।
तो इसलिए हालांकि हमारा ट्रेड चाइना से जो भी है और करना पड़ेगा, हमें चाहिए कुछ चीज़ें, बट अमेरिका के साथ ये अगले, देखिए जैसे बात हो रही थी 2030 तक ये 500 बिलियन जाएगा, टारगेट है, तो मेरे ख्याल से प्रयास ये करेंगे जैसे भी अचीव किया जाए। अभी हमारा 250 बिलियन है। इसका एक इम्पैक्ट मैं आपको जैसे आईटी सेक्टर में बताऊं, अभी हमारा आईटी सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट जो अमेरिका है करीब $60 बिलियन है सालाना, और हमारा टोटल ट्रेड 250 है अमेरिका से। तो जब हमारा टोटल ट्रेड 250 से 500 जाएगा 2030 तक, तो ये जो आईटी ट्रेड है ये भी 60 से डबल होके 120 आ जाएगा। तो आप और हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम देखें आज का जो आईटी सेक्टर है, जितनी नौकरी हैं, वो बात अलग है कि एआई के चलते नौकरियां कम होंगी, बट कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारा आईटी सेक्टर अमेरिका के फेसिंग डबल हो जाएगा 2030 तक, राइट। अब इसके अलावा टैरिफ रहेंगे। देखिए टैरिफ में सबसे अहम बात तो ये है कि कितनी परसेंटेजेस में जाके सेटल होता है, कि हमारे यहाँ कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी अमेरिकन गुड्स की, और अमेरिका में हमारे गुड्स की कितनी लगेगी। तो उसका अभी मुझे कह पाना मुश्किल है, बट लगता तो ये है कि जिस हिसाब से ट्रंप कह रहे हैं कि 26% नहीं तो दुनिया भर में 10% तो हो सकता है, मिनिमम 10% तो लगे ही हमारे काफ़ी गुड्स को, चाहे अभी की डील में या बड़ी डील जो 3-4 महीने बाद वाली होनी है, तो वो परसेंटेज बढ़ेगी। एट द सेम टाइम भारत को अपना मार्केट एक्सेस खोलना पड़ेगा हमें, उसमें मेरे ख्याल से मुझे कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, वियतनाम पे इन्होंने लगाया था कि 40% टैरिफ, वियतनाम ने कहा हम ज़ीरो कर देते हैं, हम आपका किसी भी चीज़ पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, राइट अमेरिकन, तो आप भी हमारी ज़ीरो कर दो। तो ट्रंप के एडवाइज़र ने कहा था हमें आपकी ड्यूटी से मतलब इतना नहीं है, हमें आपके नॉन टैरिफ बैरियर से मतलब है, आप अपनी मार्केट खोलो जिसमें अमेरिकन आकर के सामान बेचना चाहें, हमारा चाहे एग्रीकल्चर हो या हमारा कॉर्न हो, सोया हो, इथेनॉल हो, हमारे एप्पल्स हों, वॉलनट्स हों, आलमंड्स हों, आप मार्केट खोलिए अमेरिकन गुड्स के लिए, हमारी हार्ले डेविडसन हो उसको आने दीजिए। तो भारत में भी मुझे दिखता है कि हमें अभी छोटी वाली में चाहे हम ज़्यादा ना खोलें, पर जो बड़ी वाली अगर सामने आती है उसमें हमें धीरे धीरे अपने मार्केट सेक्टर्स खोलने पड़ेंगे। या इसमें नफ़ा नुकसान की अगर हम बात करें तो फ़ायदा भारत को कितना होगा, खामियाजा कितना होगा, कौन ज़्यादा फ़ायदा ले जाएगा? देखिए नफ़ा नुकसान बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कह रहे हैं। ये बड़ी गलत फहमी है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें नुकसान हो रहा होता है। ट्रेड का जो मायना है, अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं, मानिए मैंने कुछ चीज़ इंपोर्ट करी है, माई की इंपोर्ट करा और इसको मैंने इंडिया में किसी और को बेचा, तो मैं अगर इंडियन बिजनेसमैन हूँ तो मैंने भी तो कुछ कमाया, अगले ने कमाया। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, मैं कहूँगा, राइट। फ़ायदा ये है कि जो भी हो इंपोर्ट भी बढ़े और एक्सपोर्ट भी बढ़े। जब हम कहते हैं टोटल ट्रेड अमेरिका इंडिया का भी 250 बिलियन है, इस 250 बिलियन में हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दोनों साइड्स का मिला करके, तो अगर 500 बिलियन जाता है तो दोनों साइड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब किस तरफ ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, हम शायद कहेंगे वो फ़ायदा है, बट मेरे को तो ओवरऑल में लगता है जो भी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल ऐड करके हमें देखना चाहिए। अगर वो बढ़ता है तो दोनों साइड्स को फ़ायदा है। ये थी हमारी खास बातचीत अमेरिकी मामलों के जानकार एक्सपर्ट रोविंदर सचदेव जी से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये डील फाइनल होगी, कितनी कहाँ तक पहुँच सकती है, और कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि बीच का रास्ता एक निकलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो दोनों देशों की तरफ से दोनों देशों को ही फ़ायदा होगा, और तय बात है भारत का विकास भी आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।